बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल। मैं हूं जवाद कमाल। गुज़िश्ता रोज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला बरकरार किया गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के कवी इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बार वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सख्त रद्दअमल भी सामने आया। उन्होंने कहा, देखना होगा कि ये तकनीकी प्लेटफॉर्म है या फिर सियासी इस प्लेटफॉर्म पर मामलात ज़ेर गौर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद कर लिया है। पाकिस्तान को मजीद 27 नुक्ते पर भी अमल दरामद करने का कहा गया है। बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, वहां से तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए उस पर इबरतनाक सजाएं देने का पाकिस्तान को कहा गया है। इस पर हुकूमत की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया, अपोजिशन का भी तो रद्दअमल सामने आया। उस पर वफाकी वजीर हम्माद अजहर का मौक़िफ़ आया है कि फैटफ के मामले पर अपोजिशन का बयानिया इंतहाई अफसोसनाक है। तो पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए क्या मजीद इक़दामात किए जाएंगे और पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ को कब तक बरकरार रख सकता है? क्या वाकई में दरपर्दा कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है? इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने एक फार्मूला पेश किया है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक़ राय दही देने का। हुकूमत की जानिब से इक़दामात गुज़िश्ता कई दिनों से किए जा रहे हैं। कानून साजी की जा रही है कि किसी भी तरह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो फार्मूला पेश किया, उसके मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट में 5 से 7 नशिस्तें उन्होंने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दी जाए तो वो बेहतर रहेगा। कुछ इस तरह का फार्मूला सामने आया। क्या हुकूमत इस फार्मूले को ज़ेर गौर लाएगी? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से इस मामले पर बात करेगी, इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या ये एक मुस्बत पेशरफ्त है कि अपोजिशन भी हुकूमत के इस मौक़िफ़ पर मान गई है कि अपोजिशन के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, या फिर अपोजिशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को 5 से 7 नशिस्तों के दरमियान ही महदूद रखना चाहती है? इस पर होगा क्या? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के मिशन लाहौर के बारे में। उन्होंने एंटी नून लीग अलायंस बनाने के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के 3 अहम और बड़े रहनुमाओं को टास्क सौंपा है। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद साहब, फैसल सालेह हयात साहब और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को कुछ अहम टास्क दिया गया है पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहर्रिक करने के लिए। किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना जोर या अपना दबदबा अब बिठा सकेगी? आसिफ जरदारी खुद लाहौर गए हैं एक तवील अरसे के बाद। वो अपनी हिकमत अमली में किस हद तक कामयाब होंगे? एंटी नून लीग अलायंस तो बनेगा, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी कोई अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों में मुमकिन है? इस प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है अवैस कादिर शाह साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस न्याजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौस न्याजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और हुक्मरान जमात से मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को अब तक नहीं निकाला गया, इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से किए गए, 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद भी कर लिया गया, मजीद भी पाकिस्तान को कहा गया है इक़दामात तेज करे। तो कुरैशी साहब ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, पाकिस्तान अब इसी पॉलिसी पर गामजन रहेगा या 27वें नुक्ते पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके दोबारा से रिक्वेस्ट की जाएगी? जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, बात ये है कि ये हकीकतन तो बड़ी तकलीफ की बात है कि हमने उनकी तकरीबन तमाम शराइत को मान लिया था। तो उसके बावजूद हमारी उम्मीद भी ये थी कि जी इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से हम निकाल दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी भी एक 27वीं जो शीट है उसके ऊपर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए क्या है। और इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब तक कंसेंस बनेगा आपस में सबका, और फिर ही हो सकता है कि ये चीजें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, इसको बहस करनी चाहिए और जो मुश्किलात हैं उनका भी जिक्र पार्लियामेंट में होना चाहिए ताकि ये मसाइल आपस में इत्तेफाक राय से हो सके। अच्छा, ये क्योंकि एक बड़ा एक इशू है और इससे हमारे बहुत सारे मसाइल भी जुड़े हुए हैं, तो इसको बड़ा संजीदा लेने की जरूरत है। तो देखें कि हमारी किस हद तक हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इसकी
फाइनेंस की भी और फॉरेन मिनिस्ट्री भी और जो भी रेलिवेंट है वो किस हद तक इन चीज़ों पर काबू पाती है और कैसे इसको टैकल करती है, ताकि हम ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट ये जो है ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसे निकलना चाहिए और बड़ी मैं समझता हूँ कि जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं हमारे आगे के मसाइल जो है वो इसी तरह मुश्किल में फंसे रहेंगे। तो देखते हैं, मैं क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे अभी इस पर मेरी किसी से बात नहीं हुई, तो जैसी कोई बात होगी इंशाल्लाह उस पर भी हम अपनी राय देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मतलब बड़ी अफसोस की बात है कि जी हम अभी तक हम जो है ठीक, ये जो दरपर्दा सियासत का जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इस पर खुलकर बात आने वाले दिनों में पाकिस्तान करेगा कि सियासत कौन कर रहा है इस मामले पर पाकिस्तान के लिए, और जानते तो सभी हैं खासतौर पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो इक़दाम कर रहा है, और इस दफा फ्रांस की जानिब से भी कहा गया, मुखालफत की गई है। पाकिस्तान ने जो 26 नुकात पर अमल दरामद किया है, दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी के साथ क्यों नहीं पेश किया जा रहा खारजी सतह पर, ताकि दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान तमाम इकदाम कर रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। नहीं, देखिए बात तो यही है ना कि जी जब हम इतने सारे इकदाम कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह, तो इसी पर मैं ये आपसे कहता हूँ कि हमें बहुत सी चीज़ों पर हम सियासत करते हैं अंदरूनी, लेकिन जहाँ पर कौमी सतह के मामला हों वहाँ पर हमें आपस में एक होकर और इन सब चीज़ों से निपटना होगा। और इसमें सबसे मजबूत हमारा फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। और मैं तो अपनी अपोजिशन जमातों से भी कहूँगा कि आप बिल्कुल तनकीद भी करें, सब कुछ करें, आपका हक भी अपोजिशन करने का, लेकिन कौमी मफादात के मामला के अंदर जो है वो हमें सबको एक होकर एक स्ट्रॉन्ग पैगाम देना होगा और जो कुछ मुश्किलात है उनको मिलकर दूर करना होगा। ठीक, गौस नियाज़ी साहब, आफ्ताब साहब ने कबूल कर लिया है कि सबसे मजबूत फोरम ये मामलात हल करने के लिए पार्लियामेंट है, मगर पार्लियामेंट में तो आज भी खूब नोक-झोंक होती नजर आई हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में। तो पार्लियामेंट में ही हम्माद अजहर साहब ने आज कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि फैटअप के मामले पर अपोजिशन का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवैया अफसोसनाक है। ये हम्माद अजहर साहब का बयान सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो बात की उसमें काफ़ी उसकी मैं सोच में तब्दीली देख रहा हूँ, क्योंकि ये PTI के MNA है और PTI के जो पहले तर्ज कुछ और था। अब वो कह रहे हैं कि मिल बैठ के बात करने की जरूरत है कि सितम ज़रीफ ये कि 27 में से 26 पॉइंट हमने पूरे किए हैं और इसके बावजूद हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, तो यकीनन कोई इसकी वजह कोई और सियासी हो सकती है। और तो इस सिलसिले में करना क्या चाहिए, इस सिलसिले में हुकूमत को ऐसा असम्बली के अंदर, बिल्कुल असम्बली के अंदर मसला हल होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि एक माहौल बनाए। आज भी जो हम्माद अजहर साहब थे अपोजिशन को वो मतलब ताना दे रहे थे कि शायद कोई अपोजिशन की वजह से जो है वो शायद ग्रे लिस्ट नहीं निकाला गया। हम जहाँ पाकिस्तान का मसला आता है हमें हम सब चीज सियासत वगैरह सब कुर्बान करने को तैयार होते हैं, लेकिन कोई ये भी एहसास करें एक ऐसा माहौल बनाए जिस किस्म का माहौल ये असम्बली में पैदा करते हैं। और एक तो जिस तरह के बजट की सेशन के दौरान शुरू में हुआ, एक तो उसकी किताबें फेंकी गई, तो उसके बाद तो इनको सीरियस होना चाहिए था, लेकिन इनको वही ले जाए। तो अभी आफ्ताब जहांगीर साहब की बातें तो मुझे पॉजिटिव नजर आ रही हैं। हमें एक जगह बैठना होगा। हुकूमत इमरान खान खुद जो है ऐसे जब बड़ा ये अजीब सूरत हाल है, ये मतलब मुझे भी दुख हुआ है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया। 27 में 26 पॉइंट जो है वो उस पर पूरे किए हैं। तो इस वक्त इमरान खान को चाहिए कि अपोजिशन पार्टी को साथ बिठाए और ताकि सारी दुनिया को एक मैसेज है कि पाकिस्तान खतरे में इकट्ठे हैं, ताकि आइंदा उनको जो है फैसला करते वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की खातिर जो तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी हैं और उसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह आप देखेंगे अच्छे होंगे। लेकिन अभी भी हम्माद अजहर साहब का बयान जो है मैं उसको गैर जिम्मेदाराना कह रहा हूँ कि मिनिस्टर हो के वो इस बयान दे रहे हैं। इस पे वज़ीर आज़म साहब अपनी ईगो खत्म करें, पोजिशन जमात और पार्लियामानी लीडर को सब बुला के खाने को बुलाएं, वैसे बुलाएं, असम्बली के अंदर बुलाएं, वहां जाके बातचीत करें और उसको एक मुस्तकिल जवाब हम दें FATF वालों को कि पाकिस्तान के आप चाहते क्या हैं, कि हम तमाम आपकी सारे
जब भी इतना करने के बावजूद आप कहते हैं डू मोर, तो पाकिस्तान को अपनी फ़ाक़दा पॉलिसी में वज़न डालने के लिए तमाम एक मुत्तफ़िक़ अलायमल डालना पड़ेगा और हमें स्ट्रेटेजिक जो हमारे खित्ते में तब्दीलियाँ हो रही हैं, उस पे हमें इस पे दोबारा रिकंसिडर करके हम उनके FATF के बांधे हुए नहीं हैं। हम चाइना से तल्लुकात अच्छे बना सकते हैं, चाइना के साथ मज़ीद तल्लुकात बेहतर बना सकते हैं और उनको हम मसला जवाब दे सकते हैं। अवैस कादिर शाह साहब, आप क्या समझते हैं? वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि FATF के मामले पर अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है, साथ में हुकूमत की जानिब से FATF के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। क्या वाकई में ये वजह है अपोजिशन ने फ्रेंडली बिहेवियर नहीं अपनाया इस अहम मामले पर कानून साजी के लिए हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा टाइम लूँगा। मेरे दोनों ने बात की और बहुत खुशआइन बात है जो हमारे PTI के MNA साहब ने भी बात की कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नेशनल असेंबली सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पे बैठ के बातें की जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये काश अगर 3 साल पहले इन्हें समझ में आ गया होता तो आज इस किस्म के हमारे मसले होते ही नहीं मुल्क में। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे पास क्या वो लोग हैं जो कैपेबल हैं फॉरेन पॉलिसी बनाने के, जो फाइनेंशियल इश्यूज को देखने के, जो हमारी टीम इतनी कैपेबल है जो हमारी जो फाइनेंशियल इश्यूज को डील कर रही है, या हमारे जो इदारों के साथ जिनसे हमने कर्जे लिए हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनको कन्विंस करने में कितने हद तक उनके पास उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। देखिए, पहली बात तो ये देखनी चाहिए। उसके बाद आप कह रहे हैं आपके शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शाह महमूद कुरैशी साहब के बयानात से लगता है कि आपके पास कोई फॉरेन पॉलिसी इस वक्त अवेलेबल ही नहीं। फॉरेन पॉलिसी आपकी है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? आपकी डायरेक्शंस क्या हैं? ये तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान जब किसी भी फॉरेन डोनर के पास जाएगा, जब किसी भी इदारे से निगोशिएट करेगा, तो कॉन्स्पिरेसीज तो ऑलरेडी आएंगी। इंडिया बैठा है, फ्रांस बैठा है, बहुत से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके पास टीम होनी चाहिए। देखिए, आपके पास टीम तब होगी जब आपकी जो फुटिंग्स है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग तब होगी जब आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिकल लोग पार्टीज को समझेंगे, उन्हें इज्जत देंगे, उन्हें पार्लियामेंट में बिठाएंगे, उनके साथ इश्यूज को तय करेंगे, जेर बहस लाएंगे सारी चीजें। देखिए, ये एक इशू नहीं है। हम तो बार बार इस चीज पे कहते रहे हैं कि जो भी इशू है ऐवान बाला में लाया जाए, वहां पे बहस की जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि FATF हो, IMF के दूसरे इश्यूज हो, वर्ल्ड बैंक के हो, कि हमारे मुल्क पे। ऐवान ज़ीरी में पहले बहस होगी तो फिर मामला ऐवान बाला में जाएगा ना। ऐवान ज़ीरी में तो बहस शुरू होती है तो उससे ऐसा लगता है कि जंग शुरू हो गई है। माजरत के साथ, ऐवान ज़ीरी में अगर इजलास चलाना किसकी जिम्मेदारी होती है? कोरम पूरा करना किसकी जिम्मेदारी होती है? बड़ा कौन है, हुकूमत में कौन बैठा है, उस बात को छोड़ देते हैं। आज मौजू कोई दूसरा है कि बिठाया गया, बैठ गए, चले आप बैठे। तो ये आप पे जिम्मेदारी आयद होती है। ये आपका फर्ज है कि अपोजिशन के साथ मिल बैठे, कमेटीज बनाएं, इश्यूज को डिस्कस करें, फिर ऐवान बाला में ले जाएं। अब अगर आप उठते के साथ किताबों की जंग शुरू कर देंगे, और आज आप देखिए FATF का जो 27th पॉइंट है वो है क्या? आपने ऑलरेडी देखिए उस पर आपको वो क्या कह रहे हैं कि आप वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस पर सख्ती करें, मनी लॉन्ड्रिंग पे सजाएं दें, वो रूट्स जो है वो आप ट्रेस करके बताएं, वो कौन सी ट्रेल्स हैं, कहां से हो रही, वो सारे बंद करें लूप होल। यही तो वो मामला है जिस पर अपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहती। सर, असल मामला यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के बाद अगर इस पर कानून साजी हो जाती है तो लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अपोजिशन के लोगों के खिलाफ थोड़ा सा घेरा तंग हो जाएगा मजीद। देखिए, आपके पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन आपने उन इदारों को क्या किया है, स्टेट के वो दूसरे अहम जो इनके इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको डील करने के बजाय आपने अपने सारे इदारों को डाइवर्ट कर दिया है। नेट को, FIA को, दूसरे इदारों को अपोजिशन की तरफ। वो आप अपोजिशन के साथ गेम खेल रहे हैं। अपोजिशन में अगर कोई भी उसके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, वो उसके खिलाफ झूठे केसेस हैं या कैसे भी केसेस हैं, वो बनाते जा रहे हैं। आपके ठीक है, अवैध साहब, आपको पॉइंट है, मशगूल हैं। कता कलामी की माजरत चाहूंगा, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वोट का कौमी असेंबली में नशिस्तों के हवाले से एक फार्मूला पेश किया है। क्या है ये फार्मूला? हुकूमत क्या इस फार्मूले पर मान जाएगी? और क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन इस अहम मामले पर मिल बैठकर बात करने वाले हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए जो काबीना ने ऑर्डिनेंस मंजूर किया है, इस पर अपोजिशन का सख्त रद्दअमल भी सामने आ रहा है। अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। पहले तो अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक देने के हवाले से इतना ज्यादा मुस्बत रद्दअमल नहीं दे रही थी, मगर अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने एक फार्मूला पेश किया। उन्होंने कहा कि 5 से 7 नशिस्तें कौमी असम्बली में और 2 नशिस्तें सेनेट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रखी जा सकती हैं। ये एक फार्मूला है जिसके जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को हल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 80 लाख जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो हमारी ताकत है, हमारा फख्र है। तो अब आफ्ताब जहांगीर साहब, हुकूमत क्या समझती है? शहबाज शरीफ साहब ने 5 या 7 नशिस्तों और सेनेट में 2 नशिस्तों के लिए कम से कम इस बात की हिमायत तो कर दी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। बात अब आगे बढ़ेगी। देखिए अली भाई, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जाहिर बात यकीनन चेंज आया है उनके मौक़िफ़ के अंदर, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पहले हम उन्हें वोट का हक दें। अच्छा, उसके बाद हम जो है इस तरफ जाएं कि जी हमें जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर नशिस्तें देनी चाहिए। देखें, इससे बहुत बड़ा एक इशू है कि ये नशिस्तें देने का मतलब ये होगा कि जी हमें बहुत बड़ा एक वो इसकी कैंपेन चलानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी किसी एक शहर में या किसी एक मुल्क में नहीं है, समझे ना। ये पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो कैसे कैंपेन चलाएगा कोई शख्स? कहाँ जाएगा? किस तरह? कभी अमेरिका दौड़ेगा, अमेरिका कितना बड़ा है, उसके बाद फिर वो फ्रांस यूरोप में जाएगा, फिर वो अफ्रीका में जाएगा, वो सऊदी अरब में जाएगा, यूके में जाएगा। तो ये बड़ा एक इश्यू है। इसलिए ऐसा जरूरी भी नहीं आफ्ताब साहब, जो लोग सऊदी अरब में हैं वो वहां के लिए कोई अलग नुमाइंदे मुख्तस कर दिए जाएं कि इन शहरों से, इन मुल्कों से इतने नुमाइंदे हों। शहबाज शरीफ साहब या अपोजिशन के साथ बैठे शायद वो इस हवाले से कोई मौक़िफ़ अपना पेश करें। देखिए, ये इसका मतलब ये होगा कि आपको पूरे दुनिया के ममालिक के अंदर एक नुमाइंदा मुंतखब करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान के से ज्यादा लोग हो जाएंगे। देखें, बात ये है कि सऊदी अरब में जो होगा, फिर वो दुबई कैसे जाएगा, फिर कतर कैसे जाएगा, फिर वो बहरीन कैसे जाएगा, है वहां पर कैंपेन चलाएगा। अच्छा, यूरोप के अंदर होगा तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाना पड़ेगा, अमेरिका में होगा तो फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर होगा। तो इससे बेहतर ये है कि पहले आप जो है उनको वोट देने का हक दिया है उसमें आप तकरीबन, क्योंकि आप मान ही गए हैं, जब आप सीटें देने पर राजी हो गए तो वोट देने पर कोई एतराज नहीं है आपको। तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद उसके बाद आगे चल के इसका कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाएगा कि भी ये कोई तरीकेकार बैठ के निकाल लें कि यकीनन उनको भी नुमाइंदगी देनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कैसे होगी उसका एक बकायदा बैठकर आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी उन्होंने जो फार्मूला दे दिया ना, बैठना अब आप लोगों ने उनके साथ। हुकूमत आने वाले दिनों में इस मामले पर अपोजिशन के साथ बैठ रही है। सवाल ले लें आफ्ताब साहब, हुकूमत अपोजिशन के साथ आने वाले दिनों में इस मामले पर बैठ रही है, ये मामला ऑर्डिनेंस के जरिए पास करवाना है? नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मान ही गए हैं कि वोट देने के लिए, तो आप तो एक कदम आगे जा रहे हैं ना। आपने क्या किया, वो आप मतलब पहले कम से कम पहला स्टेप तो लें कि जी हाँ, अब इनको वोट देने का हक दिया है, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। जब उनका नुमाइंदा भी आएगा पार्लियामेंट के अंदर है, तो उसके लिए कैसा तरीकेकार इख्तियार किया जाएगा, क्या होगा। तो मतलब ये बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं, इसको बाकायदा डिस्कस करने के बाद है इसके अंदर कोई नया अमल निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले अभी वोट की हद तक रहे तो ज्यादा बेहतर है। गौस नियाजी साहब, 80 लाख वोटर हैं और सिर्फ 5 से 7 नशिस्तें कौमी असम्बली के लिए, 2 नशिस्तें सेनेट के लिए, और आफ्ताब साहब का तो मौक़िफ़ सामने आया है कि जो नुमाइंदा होगा वो कहां कहां जाकर किस तरह अपनी कैंपेन चलाएगा। ये सब इतना आसान तो नहीं है। देखिए जी, मसला ये है कि जी हम पहली बात हो जाए कि हम का जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका वोट कार्ड को तस्लीम करते हैं। उनको वोट पे पाकिस्तान में जो बड़ा हमारा सोर्स ऑफ जो रिमिटेंस हैं और हमारे ज़रिए मुबादला का एक बहुत बड़ा जरिया है, हम उनको वेटे देना चाहते हैं। और हमारा जब हमारी जब हुकूमत थी और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हमने सेल बनाया था और एक मुंतखब नुमाइंदा जो है MP या MNA उसका सरबराह था, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल को हल किए जाए। और खास तौर पर उनके बेचारों की जायदादों पर यहाँ कब्जा कर दिया जाता था, तो उसके दिफा के लिए पूरी फोर्स बनाई थी। तो हम तो शुरू से उनका हक तस्लीम करते हैं और उनके वोट खा के तस्लीम करते हैं। लेकिन अगर वो वोट देंगे बाय बैकर, जो ऑनलाइन देंगे या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट देंगे, तो उसमें नताज में जो है तब्दीली का या एक मतलब जिस तरह RTS का सिस्टम चला था, उसमें इस किस्म की चीजें जो हैं वो
उसकी क्रेडिबिलिटी पे जो है वो मसला बन जाएगा। और उसमें आपने देखा अब तो हुकूमत कह रही है कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तान उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए उनको हक़ राय दही इस्तेमाल करवाएं। ये भी इतना बड़ा मसला नहीं रह जाएगा। ये भी जिस तरह आप देखें ना, सदर ट्रंप जो थे, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि जो मेरे रिजल्ट जो है वो रशिया ने हाईजैक कर दिए। तो कोई पता है, और हमारा इससे उनके फैसले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नियाजी साहब, फैसले पर तो कोई फर्क नहीं आया। अमेरिकन जो इवन मीडिया था वो भी ये सवाल करता रहा ट्रंप से कि बताएं कहाँ पे जो फैसले पर असरअंदाज अमल दरामद हुए हैं, रशिया अमल दरामद हुआ तो किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके वो आखिर तक। देखो, एक सोर्स मतलब जहाँ हो सकता है, जहाँ मतलब एक एक चीज है जिसको जो इलेक्शन के नतीजे पे असरअंदाज हो सकती है। और जाहिर है जब हारने वाला कैंडिडेट कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई, तो क्रेडिबिलिटी जो इलेक्शन की है हम उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि आरटीएस का जो है वो तो मौजूदा सिस्टम के तहत भी होता है ना नियाजी साहब। अभी इस सिस्टम के तहत भी जो इंतखाबात हुआ उसमें भी हारने वाला कैंडिडेट यही कह रहा है कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हरवाया गया है। और इससे पहले भी जो इंतखाबात हुआ था उसमें भी यही मौक़िफ़ सामने आया था। नहीं, आरटीएस तो एक मतलब है उस पर हुआ था, उस पर तमाम सियासी परिवन के पीटीआई ने भी आरटीएस पे इतना कहा कि आरटीएस के जरिए जो है ना हमें हमारे सीटें कम की गई। तो जो वो एक तरीका है। तो हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी सर आप लोग आरटीएस पे कर रहे हैं। 2013 में आरओ इलेक्शन कहा गया था, मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं हारने वाली जमात की जानिब से। ये तो आप हमसे ज्यादा सीनियर है इस मामले पे, सियासत में तजुर्बा भी आपका ज्यादा है। हारने वाली जमात का, हारने वाले कैंडिडेट का अपना एक मौक़िफ़ होता है कि उसे हरवाया गया। बहरहाल आपको पॉइंट आया। अवैध साहब आप क्या समझते हैं बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तान जी किस सिलसिले में हुकूमत मीटिंग बुलाए, उसमें सारे बैठ के तो उसके लाया कि कैसे उनको वोट का हक दिया जाए, ये हुकूमत का काम जिम्मेदारी है। तो हम तो हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबको बुलाए और मेरिट्स की मेरिट सोचिए, और जो अच्छा तरीका है जिस पे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में फर्क ना आए उस तरीके से। अवैध कादिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए जिस तरीकाकार से हुकूमत कहना चाह रही है, या फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने फॉर्मूला पेश किया है इसकी हिमायत करेगी पीपी? जवाद, सबसे पहले तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो भाई बहन हमारे बैठे हैं वो हमारा एसेट है। ये मुल्क उतना ही उनका भी है जितना हम सबका है जो हम यहाँ पे बैठे हैं। देखें, ये बात जो आर्ग्यूमेंट्स में अभी आ रही है, मेरे भाई आफ्ताब साहब ने सबसे पहले कहा कि सबसे बड़ा फोरम है नेशनल असेंबली। तरीकेकार ये है कि आपने एक कोशिश की एक ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ चीज किसी को बुलडोज करने की, चले ऑर्डिनेंस आपका काबीना ने अप्रूव किया। शहबाज शरीफ साहब लीडर अपोजिशन, एक उन्होंने फार्मूला पेश किया, नेशनल असेंबली में कहेंगे, बात करेंगे। तो अब आपका क्या फर्ज बनता है? देखें, आप तो इनिशियली अपनी बात को मनवाने के लिए, अभी आपने उनकी सारी बातें सुनी, उनका आर्ग्यूमेंट यही है कि देखिए पहले आप तो राजी हो गए सीट्स पे, अब पहले वोट पे आ जाएं। देखिए, वोट पे किसी को इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं कर रहा। अगर उन्होंने सीट्स की बात की है तो नेशनल असेंबली में ये पॉइंट लाया जाए, इमरान खान साहब खुद आके बैठे, खुद चेयर करे, सेशन पूरा देखें, सुने कि अपोजिशन क्या कह रही है। अपोजिशन उनकी किसी चीज की मुखालफत नहीं करेगी बैरून पाकिस्तानियों की कि उनको हक राय दही ना दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए, लेकिन उसका तरीकेकार नेशनल असेंबली में तय किया जाए, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपने इसी तरह करना है, थोड़ी देर पहले आप अपने अगले सेगमेंट में कह रहे थे कि नेशनल असेंबली पे डिस्कस करें, और अब आप खुद ही उस चीज को आर्ग्यूमेंट करके डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी पहले तो आप वोट पे आ जाएं और उसके बाद सीट्स को देखेंगे। ये बात के इश्यूज होते हैं। माजी में भी ऐसे इलेक्शंस यहाँ पाकिस्तान में भी होते रहे हैं, जब अकलियतों की सीटें हुआ करती थी यहाँ पे, तो उनके 5-5, 6-6 अजला में उनको वर्क करनी पड़ती थी। ये इनको अच्छी तरीके से पता होगा। ये सीट्स यहाँ पे भी ये निजाम राइज रहा है। और अगर बात होती ईवीएम की तो वो एक अलग इशू है। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल इशू, इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का मशीन का इशू हो, आपके इलेक्शन के इस्लाहात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीके से नेशनल असेंबली में सब चीजों को डिस्कस करना चाहती है। नेशनल असेंबली में चीजें आए, जेर बहस हो, लेकिन हमारी एक ही डिमांड है कि वजीर आजम इमरान खान साहब खुद इजलास में बैठे, सारी शिकायत को सुने और उनकी जवाबदेही वो खुद करें। उनके आसरे ना छोड़ें कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली को इतना भी इख्तियार नहीं कि किसी मेंबर का प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला जा सके। एक अहमद अजहर साहब का ये बयान जब देख रहे हैं कि मुल्क में इतने हालात खराब है एफएटीएफ की, ये हमारे पास ऊपर और पाबंदियां लग रही हैं, और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान अपोजिशन के खिलाफ देना, अगर इन लोगों के आसरे इन लोगों ने छोड़ दिया,
PTI वालों ने, तो इनका कोई भी चीज, कोई भी इस्लाहात, कोई भी मूव आगे नहीं बढ़नी, इस पे सीरियसनेस नोट की जाएगी कि हुकूमत की सीरियसनेस ठीक क्या है। आपका पॉइंट है। ब्रेक पर चलेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के मिशन लाहौर के बारे में। एंटी नून लीग अलायंस बनाने के लिए पीपी के 3 बड़े सरगर्दा रहनुमाओं को टास्क दिया गया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के लिए भी उनका दौरा लाहौर मुश्किलात खड़ी कर सकता है? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। एक साबिक सदर आसिफ जरदारी के दौरे लाहौर या मिशन लाहौर के बारे में अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने एंटी नून लीग अलायंस बनाने के लिए पीपल्स पार्टी पंजाब के 3 बड़े अहम सरगर्दा रहनुमाओं को टास्क दिया है, तो दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप से इत्तेहाद की खबरें भी जेर गर्दिश हैं। तो नून लीग नई हुकूमत के लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, पीपल्स पार्टी का ये मौकिफ है कि हुक्मरान जमात के भी कुछ अरकान ने यकीन दहानी करा दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुनासिब वक्त आने पर वो हुक्मरान जमात छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान इधर से उधर चले जाएं? तो मुज़ार साहब की पोजीशन का मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होगा। देखें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी कानून साजी जरूर होनी चाहिए कि जिसके अंदर ये हो कि भाई अगर किसी ने पार्टी को छोड़ना है तो वो 5 साल तक तो इंतजार करे और दूसरी पार्टी, जिस पार्टी में वो ज्वाइन कर रहा है, उसके अंदर बड़ी मेहनत करे, लोगों के पास जाए, उसके लिए अपने आप को पेश करे और फिर 5 साल बाद इलेक्शन में हिस्सा ले। हमारे यहाँ क्या होता है? आफ्ताब साहब, ये इस कानून साजी का ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इंतखाबात से पहले क्यों नहीं आया? सर, ये मेरी राय है और मैं समझता हूँ कि मैंने कोई पार्टी की राय नहीं दे रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक। तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ क्योंकि जो मैंने दुनिया में देखा है और मैं ये अक्सर कहता भी रहता हूँ। लेकिन जब हमारे यहाँ ही लोग जो है इसकी मुखालफत करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो अपना मैदान जो है, सियासी हजरात जो है वो खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कौन से डाई हार्ट मेंबर्स होते हैं पार्टी के और कौन से जो होते हैं वो मौसम के हिसाब से तब्दीली लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी कि कुछ कानून साजी होनी चाहिए और उसके अलावा ये है कि बिल्कुल हक हासिल है हर एक को जी वो अपने सियासी जिंदगी का फैसला करे, उसको बिल्कुल हक हासिल है। लेकिन मुझे तो अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें कोई इतनी बड़ी कोई चेंज आएगी। अच्छा, आपको यकीन है कि पीटीआई के पंजाब से अरकान पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखें, अब आवाम बेवकूफ नहीं है, है कि वो हर उस आदमी को एक्सेप्ट करे बड़ी खुशी खुशी कि जी तुम इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले जाओ। भाई आखिर कोई वजह भी तो बतानी होगी ना कि जी मैं इस वजह से पार्टी छोड़कर उधर गया था और उधर से इधर आ रहा हूँ, कोई वजह भी तो होगी। अगर वजह ये है कि अगर आपको पहले शिकायत थी कि जी पीपल्स पार्टी या नून लीग ने काम नहीं किए है तो फिर तो बिल्कुल आप पीटीआई में आए, और अब आपको पीटीआई की शिकायत है, कल फिर आप नून लीग में जाएंगे या पीपल्स पार्टी में जाएंगे। बिल्कुल। गौर सियासी साहब, एंटी नून लीग अलायंस बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इस वक्त हुकूमत हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया, लेकिन अलायंस एंटी नून लीग बन रहा है पंजाब में। तो जुलाई में हमारा डे लगाएंगे आसिफ जरदारी साहब लाहौर में, बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जमातों के अरकान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है। PMLN के अरकान आपको लगता है इधर से उधर जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में बात नहीं है। PMLN का अपना एक नजरिया और PMLN के कोई भी मेरे ख्याल में चंद एक जो इलेक्टेबल्स हैं जो कि हर दौर सियासत में कॉफ लीग से फिर पीपल्स पार्टी में, फिर नून में और फिर PTI में चले गए, चंद लोग हैं जो पंजाब के, हो सकता है उनमें से कोई PTI छोड़ के चले जाएं। हमारी पार्टी छोड़कर आपने देखा कि जितना हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई पंजाब में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा जो है सिवाय 2-3 बंदों के पीपी का मौकिफ ये आ रहा है न्याजी साहब के नून लीग के भी कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई है कि वो पीपी ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों में, खास तौर पर जब आसिफ जरदारी साहब अगले माह दोबारा दौरा करेंगे लाहौर का। देखिए, ये एक एजम्पशन है, अज्यूम करें अभी जाके जहांगीर तरीन साहब जो वो हैं वो अलहदा हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हम उसका हिस्सा हैं, और ये खबर थी कि अब जरदारी साहब आए तो शायद जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो उनको राब्ता करे, ज्वाइन करे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम पार्टी नहीं छोड़ सकते। तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ लोगों में चोटी आ रही है और ये पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट एज सच वोट बैंक नहीं है। मेरे हल्का में खुशाब, मैं खुशाब से ही बोल रहा हूँ, और उसमें अभी पिछले मई में जो है ज़मीनी इलेक्शन हुआ है
तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जो है वो 234 वोट मिले हैं आउट ऑफ 2 लाख वोटों में, 3 लाख वोट में से। तो नजरियाती वोट जहाँ इतना नहीं है, अलबत्ता इलेक्टिव बस कुछ चले जाए तो शायद तो फर्क पड़ जाए। और वो भी मेरे ख्याल में आप लोग इतने हो गए कि बार बार सियासी पार्टी जो तब्दीली करने वालों को लोग जो है वो वोट नहीं देते, और आरटीआई जैसे किस्म के सिस्टम को आ जाए तो रहता बात है। सर यही तो मामला है, जो मायूस कारकुनान हैं उन्हें मनाने के लिए, उन्हें एक्टिव करने के लिए जरदारी साहब खुद आए, पंजाब दौरा पंजाब उन्होंने किया है, लाहौर में डेरा लगाया। तो हो सकता है वो कारकुनान को, रहनुमाओं को, अपने वोटर्स को एक्टिव करने में कामयाब होते हैं। 234 से 2000 या 20,000 भी तो हो सकते हैं ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब देखो पीपल उन्होंने कहा जैसे डिवोटेड बंदे और दूसरे जो मंजूर साहब हो गए या परवेज अशरफ साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की है सेंट्रल पंजाब में उनको एक्टिवेट करने की। जब तक पीपल्स पार्टी पंजाब में या मरकज में डिलीवर नहीं करेगी, आप एक कंसेप्ट है पीपल्स पार्टी का कि जी ये लोग डिलीवर नहीं करते, पार्टी में क्या सिंध तक हैं, जब तक आप ये डिलीवर नहीं करते लोगों को माइंड पे तक वही पुराने जो इनके पार्टी पे इल्जामात है वही जेन में है, तो वो इनको अवैध साहब असल में जो बात न्याजी साहब ने की वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट बना है पंजाब में भी, मरकज में भी, कि आप लोग डिलीवर नहीं करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तो वोटर भी नहीं बढ़ सकते हैं। वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने अरकान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिन्होंने राब्ता किया है PMLN से, और कितने PTI से हैं जो आने वाले दिनों में PP ज्वाइन करने वाले? जवाद साहब, सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों की दोनों भाइयों की कुछ बातों से इत्तेफाक करूंगा और बहुत सी बातों से इख्तलाफ। देखिए, सियासत में कभी किसी का कोई पर्सनल झगड़ा नहीं होता। सियासत में ना कोई आखिरी दोस्त होता है ना कोई आखिरी दुश्मन, और ये दोनों मेरे भाई अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, उनकी पॉलिटिकल जो विजन है, उनको सब अच्छी तरह तस्लीम करें। उनका एक्सपीरियंस है वो सब लोग तस्लीम करते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं, लाहौर गए हैं, सबसे मिलेंगे, अब हर पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात होगी, कुछ अपने कुछ पराए। देखिए, पराया उस वक्त तक है जब किसी और पार्टी में है, कहीं है। अगर वो विलिंगली आपके पास आना चाह रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसको ये समझ में बात आती है कि वाकई वो जहाँ पे है वहां पे वो उसने कोई गलत फैसला किया, माजी में उससे हो गया गलत फैसला। अगर वो विलफुली आपके पास आ रहा है तो उसका एक प्रोसीजर है। जिस तरह मेरे भाई ने, आफ्ताब साहब ने कहा कि जी 5 साल उसको इंतजार करना चाहिए, तो आफ्ताब साहब, कश्मीर में अभी आप लोगों ने क्या किया है? अभी आपने कश्मीर में सिटिंग मिनिस्टर्स को कुछ को ज्वाइन करवाया, तो उनके लिए क्या आपका, वो तो आपके PTI में आ गए। देखिए, ये बातें ना की जाएं। पॉलिटिकली ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सबको इजाजत है कि आप सबसे एक दूसरे से मिल सकते हैं। और दूसरी ये बात कि देखिए, पीपल्स पार्टी कोई भी एंटी नून लीग या एंटी PTI या किसी और पार्टी के एंटी अलायंस नहीं बना रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट गए हैं वहां पे, वो सबसे मिलेंगे, अपनी पार्टी को वहां पे उन्होंने एक्टिवेट करना है, जियालो से मिलना है, कुछ अगर नाराज अरकान है उनसे मुलाकातें होंगी, और ये रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा। और मैं न्याजी साहब की एक छोटी सी बात का खबर है, कितने अरकान है PTI और नून लीग से जो PP में आने वाले? देखिए, ये बातें आपको जुलाई के एंड तक बहुत वाज़ेह और क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा इशारा आप दे सकते हैं कितने? आप देखें, मैं तो यही कह सकता हूं और बड़ी खुशी से कह सकता हूं कि जुलाई के एंड तक बहुत अच्छी चीजें वाज़ेह होंगी। मुझे न्याजी साहब की सिर्फ एक बात का जवाब देने दें। अगर वो खुशाब का मिसाल देते हैं कि उनके हल्के में पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर को कितने वोट कम पड़े हैं वोटर को, तो जी देखें, बहुत सी बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बड़ी बड़ी पार्टियां जो 10-10 साल इक्तदार में रही हैं, उनके साथ ये पॉलिटिकली होता है। देखिए, बात पड़ोसी मुल्क इंडिया में देख लें, कांग्रेस के साथ क्या हुआ है। अगर आप कहते हैं डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस की बात है, तो पहले 2013 से 18 तक जितनी हमारी सिंध प्रोविंस में सीट्स थी, हम 18 के बाद 12 सीट्स और लेके आए प्रोविंशियल की। हमने यहाँ पे डिलीवर किया है, तो हम पे एतमाद करके हमें सीट्स ज्यादा मिली हैं यहाँ से। देखिए, आप परसेप्शन जो बिल्डिंग कर रहे हैं ना, वो परसेप्शन बिल्डिंग कहाँ से हुई, किसने की है और माजी में कौन करता रहा है, ये पूरा मुल्क जानता है। और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, तो पता लग जाएगा कि पंजाब, KPK और बलोचिस्तान, सिंध में क्या होता है। अवैध साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रोग्राम का वक्त मेरे पास कम है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब के लिए एक सवाल है मेरे पास। आफ्ताब साहब, जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कारकुन, वो रहनुमा था जिसने 2018 के इलेक्शन में हुकूमत बनाने में बहुत ज्यादा इमरान खान साहब की और PTI की मदद की। अब खबरें ये हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी अलायंस हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो क्या
जहांगीर तरीन कुछ अरकान को लेकर बिल्कुल अलग कोई जमात बना लेंगे जो अलायंस होने जा रहा है? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पीटीआई कहां पर खड़ी है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन मैंने अभी फिर ये कहा है कि हर इंसान को अपना इख्तियार है सियासी फैसला करने का। अगर जहांगीर तरीन साहब ये समझते हैं कि जी मुझे एक पार्टी बनानी चाहिए है, तो बिल्कुल उनका राइट है, ये उनका उसमें कोई हमें कोई दो राय नहीं है, और वो अपने आप को मजबूत करें पार्टी के अंदर। इस तरह बहुत सारी पार्टियां बनी भी हैं और बहुत सारी पार्टियां खत्म भी हुई हैं। तो मैंने अपनी सियासी जिंदगी में तो बड़ी बड़ी पार्टियां देखी हैं कि जिनका इतना बड़ा नाम हुआ करता था, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े नामवर लोग शख्सियत थी, लेकिन आज वो नहीं है। तो इसलिए ये कहना, जब तक पीटीआई के अंदर है, जब तक अपने आप को पीटीआई का एसोसिएट कहते हैं, वो कहते हैं मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, तो मैं तो बहुत एहतराम करूंगा, बहुत इज्जत करूंगा। लेकिन जब वो पीटीआई को छोड़ देंगे या कुछ और अपना फैसला करेंगे, तो फिर मैं अपनी राय देने का हक रखता हूँ कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, सेनेटर गौस नियाजी साहब, अवैस कादिर शाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन। आसिफ जरदारी साहब का दौरे लाहौर या दौरे पंजाब सिर्फ नून लीग ही नहीं, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात का बाइस बन सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।